हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाखेरीब रिटन बाय लॉर्ड बायरन। तो ये जो पोएम है, इस वीडियो में इस पोएम को जो है लाइन बाय लाइन में समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो लॉर्ड बायरन है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1788 और डाइड है 19 अप्रैल 1824। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश पोएट थे। इनको जाना जाता है डॉन जॉन के लिए, ठीक है, जो उनका मोस्ट फेमस वर्क रहा है, ठीक है। और ये जो पोएम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाखेरीब, ये एक नैरेटिव पोएम है, इसको ध्यान में रखना। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ से और जॉन मिल्टन से, ठीक है। तो और भी कई ऐसे राइटर हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये जो पोएम है पब्लिश कब हुआ था। तो ये पोएम पब्लिश हुआ था 1815 को, और उन्हीं का कलेक्शन नाम का एक वर्क था हिब्रू मेलोडीज। हिब्रू मेलोडी जो है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसमें 30 जो है पोएम्स हैं, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट जो है कि अब हम इसमें जानते हैं कि ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंग्लैंड में, जब पहली बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड टूर किया था, इंग्लैंड कंट्री में टूर किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। तो उस समय जो है ये जो पोएम है काफ़ी पॉपुलर हुआ था विक्टोरियन इंग्लैंड के समय, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये बताती है कि हाउ गॉड डिस्ट्रक्ट किंग, है ना, किंग सेनाखेरीब, किंग सेनाखेरीब्स एसेरियन आर्मी एज दे अटैक द सिटी ऑफ जेरूसलम, ठीक है। मतलब ये जो पोएम है ये बाइबल की एक घटना पर आधारित है, जिसमें असूरिया के राजा सेनाखेरीब की सेना यरूशलेम पर हमला करने आती है। उसकी सेना बहुत भव्य और शक्तिशाली होती है, लेकिन रात को जो एंजल ऑफ डेथ आता है और बिना युद्ध के पूरी सेना को मार डालता है। तो सुबह सब सैनिक, उनके घोड़े और हथियार सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो कविता है वो ईश्वर की शक्ति और घमंड के पतन को जो है ये पोएम दर्शाती है, ठीक है। चलिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे और पोएम के अंत में बताएंगे इसका पोएटिक डिवाइस, इसके थीम्स क्या रहे हैं, तो अब वीडियो के अंत में बताएंगे। तो पहली जो इसमें लाइन है कि द असीरियन केम डाउन लाइक द वोल्फ ऑन द फोल्ड, मतलब असीरियन यहाँ पर इनेमी, ठीक है। यहाँ पर असीरियन कौन है? इनेमी है। ऐसे उतरे जैसे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के झुंड पर टूट पड़ता है ना, उस तरह से जो असीरियन थे वो उतर पड़े। तो यहाँ पर असीरियन है वो शत्रु की तेजी और क्रूरता यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट जो लाइन है इसमें कि एंड हिज कोहोर्ट्स वर ग्लिमिंग इन पर्पल एंड गोल्ड, कि उसकी सेना बैगनी और सुनहरे वस्त्रों में चमक रही थी। मतलब उनकी पोशाकों की भव्यता, उनकी जो ड्रेसेस की जो भव्यता था, उसका इसमें जो है इस लाइन में वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड द सीन ऑफ देयर स्पीयर्स, लाइन है कि एंड द सीन ऑफ देयर स्पीयर्स वाज लाइक स्टार्स ऑन द सी, कि उनके भालों की चमक समुद्र पर तारों जैसी थी। यानी हथियारों की चमक संख्या की तुलना सितारों से की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन है कि व्हेन द ब्लू वेव रोल्स नाइटली ऑन डीप गैलिली, कि जैसे रात में गैलिली झील के नीली लहरें लहराती है। मतलब यहाँ पर नेचुरल की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी के साथ सेना की जो भव्यता जुड़ी बनाई गई है, उसको ये लाइन जो है डिनोट्स करी है कि जैसे रात में गैलिली झील के जो है नीली लहरें लहराती हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि लाइक द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन समर्स इज ग्रीन, कि जैसे गर्मियों में जंगल की पत्तियां हरी भरी होती है। तो दैट होस्ट विथ देयर बैनर्स एट सनसेट वर सीन, वैसे ही विशाल सेना अपने झुंडों के साथ सूर्यास्त में दिखाई देती है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि लाइक द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन ऑटम हैथ ब्लोन, कि जैसे पतझड़ में पत्तियां जब झड़ जाती है, उड़ जाती हैं, तो दैट होस्ट ऑन द मोरो ले विदर्ड एंड अस्ट्रॉन, कि अगले दिन वही सेना मुरझाई हुई और बिखरी हुई पड़ी थी। मतलब युद्ध के बाद विनाश और जो है मृत्यु का ये इसमें सीन, इसमें ये लाइन क्या करिए? डिनोट्स करिए कि अब जो है सेना नष्ट हो चुकी है, और ऐसे नष्ट हो गई है जैसे कि पतझड़ में जो पत्तियाँ झड़ जाती है ना, उसी तरह से सेना भी क्या हो गई है? नष्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि फॉर द एंजल ऑफ डेथ स्प्रेड हिज विंग्स ऑन द ब्लास्ट, कि मतलब मृत्यु का देवता है ना, एंजल ऑफ डेथ तूफान में अपने पंख फैलाकर आया और सारे जो सेना थे वो सारे को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। ईश्वर की शक्ति और निर्णय, यहाँ पर जो है ये लाइन डिनोट्स करी है। नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझते हैं कि एंड ब्रेथ इन द फेस ऑफ द फो एज ही पास्ट,
कि और दुश्मनों के चेहरे पर सांस ली, मतलब अर्थात उन्हें मार दिया गया। तो शत्रु की मृत्यु का कारण ईश्वरीय, यहाँ पर क्या है, ईश्वर की कोई ताकत है, ठीक है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पर जो है दुश्मनों के जो सेना है वो मारे गए, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड द आइज ऑफ द स्लीपर्स वैक्स्ड डेडली एंड चिल, कि और जो सो रहे थे उनकी आंखें ठंडी और क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत हो गई। मतलब सेना बिना लड़ी क्या हो गई, मारी गई, बिना लड़ाई की सेना क्या हो गई, मारी गई। एंड देयर हार्ट्स बट वंस हैव्ड एंड फॉर एवर ग्रीव स्टिल, कि उनके दिल एक बार धड़क कर हमेशा के लिए क्या हो गया, शांत हो गया। एंड देयर ले द स्टीड विथ हिज नोस्ट्रिल ऑल वाइड, कि घोड़े खुले नथनों के साथ मृत पड़े थे, मतलब घोड़ों का भी वही हाल था जो सेना की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि बट थ्रू इट देयर रोल्ड नोट द ब्रेथ ऑफ हिज प्राइड, लेकिन अब उनके जीवन का कोई निशान नहीं था, मतलब घोड़े भी मृत हो चुके थे और जो युद्ध में गौरवशाली थे, है ना, वो भी क्या हो गए, मारे गए। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड द फॉर्म ऑफ हिज गैस्पिंग ले वाइट ऑन द टर्ट, कि उनके मुंह से निकली झाग घास पर सफ़ेद होकर गिरी थी। तो ये जो है मृत्यु का एक भयानक जो सीन है ना, उसको ये लाइन जो है डिनोट्स कर रही है कि मतलब उनके मुंह से निकली झाग घास पर सफ़ेद होकर के गिरी थी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि एंड कोल्ड एज द स्प्रे ऑफ द रॉक बीटिंग सर्फ, कि और वह झाग उतनी ही ठंडी थी जितनी चट्टानों से टकराई समुद्र की बूंदें जो ठंडी होती है ना, उतनी वो ठंडी थी झागे, ठीक है। मतलब जीवन की खत्म होने की जो ठंडी है ना, सच्चाई, उसको ये लाइन क्या करिए, बता रही है, डिनोट्स करिए, रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। कि मतलब कि वह झाग उतनी ही ठंडी थी जितनी चट्टानों से टकराती समुद्र की बूंदें जो होती है ना ठंडी, उतनी ही ठंडी थी। नेक्स्ट लाइन है कि एंड देयर ले द राइडर डिस्टोर्टेड एंड पेल, ठीक है, कि यानी सैनिक भी क्या हो गए, डिस्टोर्टेड हो गए ना, विकृत हो गए और पीले होकर पड़े थे, मतलब सारे के सारे क्या थे, डेथ हो गए थे, मर गए थे। तो ये जो है ये लाइन डिनोट्स करिए, मतलब युद्ध का जो भी जो सीन था ना, उसका जो परिणाम जिस तरह से निकला उसको ये लाइनें डिनोट्स करिए। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि विथ द ड्यू ऑन हिज ब्रो एंड द रस्ट ऑन हिज मेल, कि उनके माथे पर ओस थी और कवच पर जंग लग गया था। तो मृत्यु के बाद की शांति और वीरता का जो क्षण होता है ना, वो ये लाइन क्या करिए, डिनोट्स करिए कि उनके माथे पर ओस थी, ठीक है, उनके माथे पर ओस थी और कवच पर जंग लग गया था। एंड द एंड्स वर ऑल साइलेंट द बैनर्स अलोन, और सारे तंबू शांत थे, केवल झंडे बचे थे जो लहरा रहे थे। मतलब सब कुछ क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। नेक्स्ट जो लाइन है कि द लेंसेस अनलिफ्टेड द ट्रम्प अनब्लोन, कि भाले नहीं उठे और नहीं तुरही बजी, ठीक है, नहीं भाले उठे नहीं तुरही बजी और युद्ध ऐसे ही समाप्त हो गया, सारे मारे गए, घोड़े भी मारे गए, सेने भी मारे गए, है ना। तो अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा है, मात्र सिर्फ झंडा जो है वो लहरा रहा है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड द विडोज ऑफ एश्योर आर लाउड इन देयर वेल, ठीक है, कि मतलब एसीरिया है ना, एसीरिया की जो विधवाएं जोर जोर से क्या कर रही थी, रो रही थी, मतलब जो मरे थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो क्या कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। युद्ध के दुखद परिणाम का जो है ये लाइन क्या कर रहा है, डिनोट्स कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब विधवाएं क्या करी थी, रो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि एंड द आइडल्स आर ब्रोक इन द टेम्पल ऑफ बाल, कि और बाल देवता, ठीक है, टेम्पल ऑफ बाल मतलब बाल देवता के मंदिर की मूर्तियां भी क्या हो गई थी, टूट चुकी थी, ठीक है। मतलब असत्य और अहंकार का क्या हो गया था, विनाश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि एंड द माइट ऑफ द जेंटिल अनस्मोट बाय द स्वॉर्ड, कि गैर यहूदी है ना, गैर यहूदी की शक्ति तलवार से नहीं मारी गई, मतलब उन्हें किसी मानव ने नहीं हराया, ठीक है, उन्हें किसी मानव ने नहीं हराया। हाथ मेल्टेड लाइक स्नो इन द गैलेंस ऑफ द लॉर्ड, कि मतलब ईश्वर की शक्ति क्या है, सर्वोच्च है, वह ईश्वर की दृष्टि से ऐसे पिघल गई जैसे बर्फ़ पिघलती है। तो वो ऐसे पिघल गई जैसे बर्फ़ पिघलती है, मतलब वह ईश्वर की दृष्टि से ऐसे पिघल गए, ऐसे मेल्ट हो गए कि जैसे बर्फ़ पिघलती है ना, वैसे वो ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी तो वो पिघल गए, ठीक है। कि मतलब जैसे ही ईश्वर की जो क्रोध जगा, ठीक है, तो उनका जो डिस्ट्रक्शन हुआ सारा समाप्त हो गया, मतलब जो सेना थे, घोड़े थे, सब मारे गए, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन है उसका मतलब ये जो लाइन है यही लास्ट लाइन है, ठीक है, कि हाथ मेल्टेड लाइक स्नो इन द गैलेंस ऑफ द लॉर्ड, कि वह ईश्वर की दृष्टि से ऐसे पिघल गईं जैसे बर्फ़ पिघलती है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है कि ईश्वर की शक्ति क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है, और जो है सुपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर जो है ये अंतिम ही लाइन था ये, ठीक है। पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो सिमिल जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, इस लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा लाइक द वॉल्फ ऑन द फोल्ड, सेना की जो तुलना भेड़ियों से की गई है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर लाइक स्टार्स ऑन द सी, भालों की चमक की तुलना समुद्र के तारों से जो है समुद्र पर तारों से की गई है, तो ये भी आपको सिमिल आपको देखेंगे। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लाइक लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब सेना की संख्या को जंगल की पत्तियों से जोड़ा गया है ना, कि कैसे पतझड़ जब आता है तो पत्तियां सब झड़ जाती है, तो इसी तरह से सेना भी क्या हो गई थी, झड़ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको देखने के लिए सिमिल मिलेगा मेल्टेड लाइक स्नो, है ना। तो ये भी है कि ईश्वर की दृष्टि पड़ी तो सेना क्या हो गए, सारे नष्ट हो गए, और इस तरह से नष्ट हुए कि जैसे कि बर्फ़ जो पिघलता है ना, उसी तरह से जो है ईश्वर की दृष्टि जब पड़ा तो सारे जो है वो पिघल गए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा पर्पल एंड गोल्ड, तो यहाँ पर पी की जो है वो क्या हुई, रिपीटिशन हुई है। उसके बाद बैनर्स एट सनसेट वर सीन, तो यहाँ पर एस की जो है रिपीटिशन हुई है। नेक्स्ट जो इसका पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, मतलब पूरी कविता जो है ये क्या है, दृश्यात्मक चित्रण है, ठीक है। जैसे सैनिकों की चमक, भालों की चमक है ना, मृत्यु का जो दृश्य है, सीन है, तो ये इमेजरी है। नेक्स्ट जो इसके पोएटिक डिवाइसेस वो पर्सनिफिकेशन है, मतलब एंजल ऑफ डेथ को ऐसे दर्शाया गया है जैसे वह जीवित प्राणी हो जो सांस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम, ठीक है। राइम स्कीम इसका क्या है, इस पोएम का AABB, ठीक है। हर दो पंक्तियाँ जो है वो राइम स्कीम है। इसमें जो है फोल्ड और गोल्ड है ना, सी और ग्ली, तो ये चीज़, तो यहाँ पर ये हो गए। अब जो है मैं बात कर लेता हूँ इस पोएम की थीम की। तो पहले जी इसका थीम है पावर ऑफ गॉड, मतलब कविता का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो थीम है ना वो है पावर ऑफ गॉड। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। असुरिया की विनाश और शक्तिशाली सेना को किसी इंसान ने नहीं बल्कि ईश्वर के दूत एंजल ऑफ डेथ ने एक ही रात में क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़। सेकंड जो इसका है थीम द फॉल ऑफ प्राइड, घमंड का पतन, ठीक है। तो असुरिया की सेना ने अपने बल और भव्यता पर घमंड किया था, लेकिन उनका घमंड ईश्वर के सामने टिक नहीं पाया, और यह कविता यह सिखाती है कि घमंड का अंत जो होता है वो विनाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका थीम है वार एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो युद्ध और उसका विनाश, कविता युद्ध की भव्यता दिखाती है, चमकते भाले और सुंदर पोशाकें, लेकिन फिर अचानक सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और यह युद्ध की क्रूरता और मृत्यु का जो है ये चित्रण करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है कि सडननेस ऑफ डेथ, अचानक मृत्यु, ठीक है। मृत्यु की जो है अचानकता आ जाती है, मतलब सेना सोती है और बिना कोई आवाज़ या लड़ाई के सुबह तक सब क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो यह दर्शाता है कि मृत्यु कभी भी किसी को भी अचानक आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका थीम है डिवाइन जस्टिस, मतलब एसीरियन जो थे वो राजा ने यहूदियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने न्याय किया और उसकी सेना को क्या किया, दंड दिया, पनिश किया। तो यह दिखाता है कि ईश्वर बुराई के खिलाफ क्या है, न्याय करता है। बात समझ में आया? तो ये जो है मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।